हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास हमने ट्रिग्नोमेट्री के सम्स को देखा था। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, आइडेंटिटीज़ वगैरह देखे थे, फॉर्मूलाज देखा था, रेशियोज देखा था। तो आज हम लोग उन सबको यूज़ करेंगे कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो जनरली यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइट्स और डिस्टेंसेस के बारे में कि अगर ऑब्जेक्ट के हाइट एंड डिस्टेंसेस दिए हुए हैं या हाइट दिए हुए हैं, एंगल्स दिए हुए हैं या डिस्टेंस और एंगल दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग बिना मेज़र किए उसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे हम लोग हाइट दिया हुआ है तो बिना मेज़र किए हम लोग डिस्टेंस बता सकते हैं, या कैसे हमको सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का एक दूसरे ऑब्जेक्ट के पास से, तो हम लोग बिना मेज़र किए उसका हाइट बता सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे बेसिकली रेशियोज से ही, और वो भी हाइट और डिस्टेंस के मामले में। तो जनरली यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करेंगे वो होगा हमारा साइन, कॉज और टैन। ठीक है, और उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा हम लोग को पहले, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका दो चीज़। सबसे पहला होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि अगर मैं एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, और एक सर्टेन पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये मेरा पॉइंट हो गया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, अब मैं इस बिल्डिंग को यहाँ से अगर देखूंगा, इसके टॉप को, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिवेशन। कि नीचे से ऊपर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो नीचे से ऊपर देखने टाइम मेरा जो एंगल बन रहा है उसको मैं क्या बोलूँगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सपोज कर लीजिए कि मैं एक बिल्डिंग के ऊपर हूँ, ठीक है, ये मेरा बिल्डिंग है, मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, कार है, वैन है, कुछ भी है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये जो मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर लूँगा जहाँ से मैं व्यू कर रहा हूँ। तो ये जो एंगल मेरा फॉर्म हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के संग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कि अगर मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, मतलब मैं डिप्रेशन में देख रहा हूँ, मतलब नीचे की तरफ देख रहा हूँ ना, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, डिप्रेस। डिप्रेस मतलब लोअर हाइट। तो जब हम लोअर हाइट की तरफ देखेंगे तो उस टाइम जो एंगल फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो ग्राउंड लेवल है और जो मेरा ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल कंसीडर किए जाते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर कंसीडर कर लिया जा सकता है। इसके अलावा क्या होता है हमारा, इसके अलावा दो और चीज़ है। एक है हमारा √2 का वैल्यू जो कि है 1.414, ठीक है, और दूसरा है हमारा √3 का वैल्यू जो कि है 1.732। ये दोनों वैल्यूज़ भी हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके सम्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी हम लोग हाइट और डिस्टेंसेस को मेज़र करेंगे तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड साइड है और जो गिवन साइड है उन दोनों के रेशियो को फाइंड आउट करेंगे बेस्ड ऑन अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि साइन यूज़ करना है, कॉस यूज़ करना है या टैन यूज़ करना है। ठीक है, अब कोई भी अगर हम लोग रेशियो यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड साइड, ठीक है, बाई जो वैल्यू गिवन रहेगा उसको। ठीक है, तो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी रेशियो पे टिका हुआ है, रिक्वायर्ड बाय गिवन साइड। अब बेस्ड ऑन ये रिक्वायर्ड साइड और गिवन साइड मेरा क्या चीज़ का रेशियो है, साइन का है, कॉस का है या टैन का है, उसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब जनरली जो हम लोग का वैल्यूज आता है साइन, कॉस, टैन का, वो जनरली यहाँ पे आपको 30 मिलेगा, 45 मिलेगा या 60 मिलेगा। अदर वैल्यूज भी हो सकते हैं, बट अगर अदर वैल्यूज हैं, जैसे अगर मान लीजिए 50, कहीं पे 65 बोल दिया या 70 बोल दिया, तो वो दे देगा आपको। बट बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वहाँ पे आपको ऐसे वैल्यूज दिए जाते हैं जिनके वैल्यू नोन हो, जिनके वैल्यू आपको पता हो। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग आगे एक और चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, वो है क्या, हमारा लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा टावर है या बिल्डिंग है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा है ग्राउंड लेवल, ठीक, और बोला है कि एक पर्सन या एक आदमी है वो खड़ा है एक सर्टेन हाइट पे, और यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कि जहाँ से वो देख रहा है वहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। ठीक, सपोज कर लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग है मेरा, सपोज कर लीजिए 40 मीटर्स, ठीक है, और ये आदमी है 1.5 मीटर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। तो
तो अगर मैं 1.5 मीटर के ऊपर से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा हूँ, या बोला है क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट वॉज सर्टेन डिग्री, जितनी भी डिग्रीज दिया हो, तो वो हम लोग यहाँ से कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उस टाइम जब हम लोग इस टावर का हाइट लेंगे तो इस पोर्शन को रिमूव करके लेंगे ताकि ये हमें मिल सके, डिस्टेंस हमें मिल सके। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी लाइन ऑफ साइट दिया हो तो लाइन ऑफ साइट का जो डिस्टेंस दिया होगा उतने ऊपर से हम लोग लेंगे, ठीक है। या अगर डिप्रेशन में दिया हो तो उतने नीचे से हम लोग लेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ साइट हमेशा वहीं होता है जहाँ से आप देख रहे हो। और प्रैक्टिकल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में हम लोग हमेशा लाइन ऑफ साइट से ही देखते हैं। कभी हम लोग ग्राउंड लेवल से तो नहीं ना देख सकते हैं किसी का एंगल कि कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। हाँ, आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। बट अगर आप पर्सनली अगर किसी चीज़ को व्यू करोगे तो हमेशा लाइन ऑफ साइट से ही व्यू करोगे, तो इसलिए लाइन ऑफ साइट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन की तरफ, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को ध्यान रखना है वो क्या है, ड्राइंग्स। जिसको ड्राइंग आता है उसके लिए ये चैप्टर मक्खन है, एकदम एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं, फिर ड्राइंग बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन। बिना ड्राइंग के क्वेश्चन आप कर सकते हो, वेरी गुड, बट गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहले ड्राइंग बनाओ फिर क्वेश्चन करो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या है, इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई इफ इट्स शैडो इज 10√3 मीटर इन लेंथ, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन। कि एक इलेक्ट्रिक पोल है जो 10 मीटर लंबा है और उसका शैडो है 10√3 मीटर्स इन लेंथ, तो एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा। एलिवेशन ऑफ सन मतलब एलिवेशन ऑफ टावर। अब वो कैसे, थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। तो सपोज कर लीजिए ये था हमारा पोल जिसका हाइट कितना है 10 मीटर्स, और ये रहा हमारा इसका शैडो, कुछ यहाँ तक पकड़ लेते हैं, ये कितना है 10√3 मीटर्स, ठीक है। अब अगर हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन देखेंगे यहाँ से, तो कुछ हमारा सन जो होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा इसके पीछे कहीं पे, राइट है ना, यही सन रहेगा, तभी तो शैडो ऐसा बन रहा है। अगर शैडो यहाँ बन रहा है तो सन तो यहाँ हो नहीं सकता, ना ही यहाँ हो सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बिल्डिंग का होगा या पोल का होगा, वही मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन किसका होगा, सन का। तो अब इसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। और हमको ये फाइंड करना है थीटा, ठीक है। तो ए बी दे दिया है और दूसरा क्या दिया हुआ है हमको, बी सी, दैट इज बेस। बेस क्या है 10√3। तो हमको परपेंडिकुलर और बेस क्वेश्चन में दे दिया है। अब परपेंडिकुलर और बेस हमारा किसका रिलेशन है, कौन से रेशियो में आता है, tan थीटा में। किसमें, tan थीटा में, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और हमारा बेस क्या है बी सी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। अब हमको ए बी का भी वैल्यू पता है और बी सी का भी पता है, तो लेट्स पुट इट। तो क्या हो जाएगा 10/10√3, 10 कैंसल्स आउट, क्या हो जाएगा 1/√3। तो tan थीटा जो हमारा है वो क्या हो रहा है 1/√3 के बराबर हो रहा है। अब ये जो 1/√3 है, अगर हम लोग को स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यू याद होंगे, जो टेबल हमने सीखा था पहली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के, राइट, कि कैसे वैल्यूज निकालते हैं, तो उसमें हम लोग tan का अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू निकालना सीखा था। तो हमें अगर वहाँ से याद आएगा तो 1/√3 क्या होगा, tan 30 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो बस हम लोग को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज ड्राइंग, दूसरा क्या है कि किस रेशियो में जा रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को अप्लाई करना है, और उसके बाद से वैल्यूज पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या चाहिए हमको। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. If the tower is 100 meter high, how far is P from the foot of the tower? कि यहाँ पे हम लोग को हाइट दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया है क्वेश्चन में। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए दिस इज आवर टावर जिसका हाइट कितना है 100 मीटर, ठीक, और एक P मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। और अब हम इसको मार्क कर लेते हैं टावर को अपना ए बी, ठीक है।
अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये पी बी का डिस्टेंस, राइट, कि पी हमारा बी से कितना दूर है, फुट मतलब बी वहाँ से कितना डिस्टेंस है। तो देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। तो अगेन परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में आता है, tan में। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, tan थीटा। तो tan 30 डिग्री हम लोग फाइंड आउट करेंगे। tan 30 क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है अपना AB और बेस क्या है BP, तो AB बाई BP। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। AB हमारा है 100 और BP क्या है हमें पता नहीं, वही खोजना है, तो BP को एज इट इज छोड़ देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, BP इक्वल्स टू 100√3 विच इज इक्वल्स टू 100 और √3 का वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था 1.732 मीटर, राइट। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 173.2 मीटर्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द फुट of the tower is 173.2 मीटर्स, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर टू बी 45 डिग्री। He walks towards it in a horizontal line through its base. On covering 20 meter, the angle of elevation changes to 60 degree. Find the height of tower correct to two significant figures. तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि पता है कि जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका ड्राइंग। तो चलिए हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बोलना चाहता है। तो सपोज कर लीजिए ये हमारा टावर है, AB मेजर कर देते हैं, इसको AB मार्क कर देते हैं, और ये हमारा रहा पहला पॉइंट C, जहाँ से हम लोग इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखे थे, जो कि आया था कितना आपका 45 डिग्री, ठीक है। ठीक, ये हो गया 45 डिग्री। अब क्या हुआ, 20 मीटर आप आगे गए, तो सपोज कर लीजिए ये आपका हो गया 20 मीटर, यहाँ पे इसको मार्क कर दीजिए D। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। तो अब जब D से हम इसका टॉप देख रहे हैं तो मेरा एंगल कितना हो रहा है 60 डिग्री, क्योंकि वो बोला है 20 मीटर जब कवर किए इन हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधा गए हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया 60 डिग्री। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है या पीछे, तो जब भी एंगल इंक्रीज होता है, जब भी एंगल बढ़ेगा, मतलब हम सामने रहेंगे बिल्डिंग के तो ना हम ऊपर देखेंगे, और जब दूर रहेंगे तो हमको ज़्यादा गर्दन उठाना नहीं है, और जब ज़्यादा गर्दन उठा नहीं रहे तो ज़्यादा एंगल नहीं बनेगा। तो अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग टूवर्ड्स द बिल्डिंग जाएंगे। कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। कब, अगर मेरा एंगल इंक्रीज हो रहा है, इफ एंगल इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा क्या है कि इफ एंगल डिक्रीजेस, कि अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है माने एंगल कम हो रहा है, कि बोला कुछ कंडीशन दे दिया, बोला उसके वजह से एंगल 60 से सपोज कर लीजिए 45 आ गया, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, क्योंकि दूर जाएंगे तभी तो गर्दन ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा ना। जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना कम मूवमेंट में आपको ऑब्जेक्ट का टॉप बॉटम दिख जाएगा, जितने ज़्यादा क्लोज रहेंगे उतना ज़्यादा आपको ऊपर या उतना ज़्यादा आपको नीचे देखना पड़ेगा, ठीक। तो अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जाएंगे, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट से इधर आना है, और अगर हम लोग का एंगल इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सम्स पे। क्या था हमारा कि पहले हम लोग 45 डिग्री से देख रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग मेजरमेंट सब लिख लिए हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे, हम लोग को फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब मेरे को AB का मेजरमेंट चाहिए, राइट। और हमको क्या दिया हुआ है, बेस का कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, कुछ पोर्शन का पूरा नहीं। तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पे किसका रिलेशन है, परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन है, राइट, परपेंडिकुलर एंड बेस का। तो ये किस में आता है, कौन से रेशियो में आता है, tan में आता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज AB बाई BC, ठीक है। तो अब tan 45 का वैल्यू होता है 1, और AB को एज इट इज रहने दीजिए, BC को भी एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल्स टू AB। ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। क्या हो गया, इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लोग tan 60 फाइंड करते हैं, तो tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, अगेन परपेंडिकुलर है AB बाई BD, क्योंकि 60 हमारा D से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा BD। तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 होता है आपका √3 इक्वल्स टू AB अपन BD। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 BD इक्वल्स टू AB,
ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। तो हम था हमारा कि BC इक्वल्स टू AB, ये हमारा था इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या आया, √3BD इक्वल्स टू AB, ये था हमारा इक्वेशन 2। अब क्योंकि दोनों हमारा AB का ही वैल्यू है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों के बदौलत हम लोग ये लिख सकते हैं कि BC इक्वल्स टू √3BD, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज़ का वैल्यू है। अब इसको लिखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि BC का हम लोग थोड़ा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर BC देखेंगे तो हम लोग क्या हो रहा है, ये BD प्लस DC हो रहा है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल्स टू BD प्लस DC लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD प्लस 20 मीटर्स, राइट। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करें BC के स्पेस पे तो कोई गलती तो है नहीं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, BD प्लस 20 इक्वल्स टू √3BD, ठीक है। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 इक्वल्स टू √3BD माइनस BD हो जाएगा आपका 20 इक्वल्स टू BD कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1। अब इसको इस साइड भेज दीजिए, 20 अपन √3 माइनस 1 इक्वल्स टू BD। अब इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, BD इक्वल्स टू 20 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपका 20 √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 20। √3 का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.732 प्लस 1 बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 10 इंटू 2.732 जो कि आ जाएगा 27.32, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, BD का वैल्यू हमको मिल गया। किसका वैल्यू मिला, BD, मतलब ये जो BD है ये कितना है, 27.32। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए AB, राइट। और हम लोग अगर इक्वेशन 1 देखें तो हमारा AB क्या है, AB इक्वल्स टू BC, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू BC, और BC क्या है हमारा, BD प्लस DC के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD प्लस DC, और BD हमको अभी जस्ट मिला है क्या, 27.32 प्लस 20 मीटर्स, क्योंकि DC ऑलरेडी गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 47.32 मीटर्स, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद से अपना लिख सकते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा हमारा 47 मीटर्स। क्यों 47 मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बोला है। सिग्निफिकेंट फिगर्स रेफर्स टू व्हाट, नॉन डेसिमल फिगर्स, मतलब राउंड ऑफ करके आपको लिखना है। तो जो हमारा राउंड ऑफ है वो 47, आप 47.32 मीटर भी लिखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर QR विच इज 50 मीटर्स हाई, मतलब ये जो हमारा QR है ये कितना है, 50 मीटर्स हाई है, 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P, मतलब इस पॉइंट से कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। एंड दैट ऑफ टावर PT फ्रॉम पॉइंट Q, मतलब ये PT का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है Q से वो कितना है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PT, मतलब हमको इसका हाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को डायग्राम ऑलरेडी दे चुका है, तो हमारा ड्राइंग बनाने का टेंशन तो खत्म हो गया। अब हमें सॉल्व करना है PT निकालने के लिए। तो देखिए अब हमें एंगल दिया हुआ है और PT फाइंड करना है, तो दो तरीका है, क्योंकि हमको एंगल दिया हुआ है तो या तो हमको हाइपोटेनस पता चल जाए दैट इज QT, तो हम PT निकाल सकते हैं। दूसरा है हमको PQ पता चल जाए तो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि पहले वाले पार्ट में जो PQR ट्राइंगल है या जो पहला टावर है QR, उसके अगर ट्राइंगल में ध्यान देंगे तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, वहाँ से हमको PQ आराम से मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, tan। तो पहले हम लोग PQ फाइंड करेंगे और PQ फाइंड करके आराम से हम लोग PT पा सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं PQ कैसे मिलेगा। PQ कैसे मिलेगा, तो हम लोग लिखते हैं फॉर टावर QR, ठीक है। प्रेजेंटेशन का तरीका है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, बट जितना अच्छे तरीके से आप स्टेटमेंट देंगे उतना बढ़िया आपके लिए है, इन्विजिलेटर उतने अच्छे से चेक कर पाएगा। तो प्रेजेंटेशन मेक श्योर कि क्लियर हो, जो स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं वो समझ में आए, ठीक है। तो पहले हम लोग टावर QR मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू QR बाई PQ, राइट।
अब हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 क्या होता है, √3 इक्वल्स टू QR हमको पता ही है 50, और PQ को एज इट इज़, क्योंकि हमको PQ पता नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल्स टू 50/√3। ठीक है, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे इक्वेशन 1 मान के। ठीक है, अब आते हैं फॉर टावर PT, क्योंकि हमको PQ पता चल गया है, भले एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला है बट एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया है, तो हम लोग आराम से अपना PT का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PT बाई बेस, अगेन वही बेस रहेगा, दैट इज PQ। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, tan 30 हो जाएगा आपका 1/√3 और PT बाई PQ हम लोग को क्या मिला है, 50/√3। तो अब इस चीज़ को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/√3 इंटू 50/√3 इक्वल्स टू PT। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 50 √3 इंटू √3 3, तो PT क्या आ जाएगा 50/3। अब 50/3 क्या होगा आपका, उसको सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 16.66 मीटर। अब क्योंकि क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, तो सबसे नियरेस्ट क्या होगा इसका, 17 मीटर्स। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर PT विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 17 मीटर्स। तो हम लोग को बस यही ध्यान रखना है कि क्या चीज़ पहले फाइंड करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो जनरली हम लोग को मैक्सिमम ऑफ 2 ट्रायंगल्स या 2 टावर्स दे सकता है। जैसे इसमें देखिए एक ट्रायंगल आपका बन रहा है PQT और एक PQR, इससे बेसिक ट्रायंगल्स आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। तो 2 ट्रायंगल मैक्सिमम बनेंगे, तो जब भी 2 ट्रायंगल देखेंगे बनेंगे तो उसमें कॉमन जो साइड है, जैसे कि इसमें PQ था, पहले वो फाइंड करेंगे फिर दूसरे ट्रायंगल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ the angle of depression of the top and bottom of a tower are 45 degree and 60 degree respectively. If the height of the tower is 20 meters, find the height of the cliff. और दूसरा क्या है, distance between the cliff and tower। ये हमको 2 चीज़ चाहिए, क्या, हाइट भी चाहिए अपने को और अपने को क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो पहले हम लोग ड्राइंग बना लेंगे। अब जैसा कि लास्ट क्वेश्चन तो बूंद था, वरदान था हम लोगों के लिए, क्योंकि डायग्राम पहले ही दे दिया। अब यहाँ पे डायग्राम हम लोग को बनाना पड़ेगा, बट वही है, जो डायग्राम सही बनाएगा उसी का आंसर आएगा। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले हम लोग, ये हमारा हो जाता है क्लिफ, ठीक है, और इसके सामने ये हो गया हमारा पैरेलल ग्राउंड, और ये हम मान लेते हैं हमारा क्या है, टावर। ठीक है, इसको भी ऐसे अटैच कर लेते हैं, तो ये इसका पैरेलल आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब पहला चीज़ क्या बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप क्या होगा, 45 और बॉटम क्या हो जाएगा 60। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन माने क्या कि अगर एक हम पैरेलल लाइन बनाए यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ये पॉइंट के हिसाब से परपेंडिकुलर और हमारे बेस के हिसाब से पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, ये पहला ये आ गया हमारा 45 डिग्री, ठीक, और दूसरा अगर हम यहाँ से एकदम नीचे देखेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, अब एक्चुअल में हमारा ये 45 है और ये 60 है, बट क्योंकि हम लोग का ये जो हम लोगों ने एजम्पशन लिया है, ये जो लाइन है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर है, यानी कि इस बेस से हमारा वो लाइन पैरेलल है। तो हम लोगों को पता है जब भी 2 लाइंस पैरेलल होता है तो एक ट्रांसवर्सल अगर कोई कट करे तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं फॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो चलिए, इसलिए हमारा ये हो गया हमारा 45 और 60। तो अब सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं। टावर को नाम दे देते हैं A और B, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, और क्लिफ को नाम दे देते हैं C और D, और एक पॉइंट अज्यूम किया है जो उसको हम लोग नाम ले लेना है A, क्योंकि हम लोग का जो हाइट ऑफ द टावर है वो कहीं ना कहीं क्लिफ के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, अगर हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो, है ना। तो उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं E। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला आते हैं हम लोग फॉर ट्रायंगल ADE, ठीक है, कि अगर ट्रायंगल ADE में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा हमारा। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे, tan 45 जो है हमारा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग भूल गए, दैट इज व्हाट, हाइट ऑफ द टावर की। ये जो हमारा टावर है ये 20 मीटर्स ही है, मतलब ये जो CE का डिस्टेंस आएगा वो भी हमारा क्या होगा 20 मीटर्स। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम बैक टू द टॉपिक। ट्रायंगल ADE में क्या होगा, tan 45 जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज DE बाई
ए ई आएगा आपका, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू डी ई बाई ए ई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई इक्वल्स टू डी ई। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लोग अब क्या करेंगे, अब देखिए ए ई मिल गया हमको, और क्योंकि ये हमारा जो फिगर है ए बी सी ई, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर बन रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस बी सी के बीच में होगा वही हमारा ए ई के बीच में भी होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू ए ई बाई, कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए क्योंकि ए ई आपने बनाया है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी सी हमारा क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज बी सी विल बी इक्वल टू डी ई, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल में आते हैं, फॉर ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या होगा, tan 60 दिया हुआ है, तो tan 60 किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज सी डी या डी सी जो बोलिए, बाई बेस बी सी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 होता है हमारा √3 इक्वल्स टू सी डी बाई आपका क्या था, बी सी, ठीक है, विच इम्प्लाइज √3 बी सी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। तो ये तो हमको इतना मिल गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कन्वर्जन करते हैं, राइट, थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन और कन्वर्जन करते हैं। तो सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी माने हमारा ये डिस्टेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सी ई प्लस ई डी, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर थोड़ा सा और कन्वर्जन करें तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो ई डी है, ई डी यानी कि डी ई, वो किसके बराबर था, हम या तो बी सी एज्यूम कर सकते हैं या ए ई, बट हम लोग एज्यूम करते हैं बी सी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्लिफ और टावर के बीच के डिस्टेंस कुछ फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी ई के जगह पे लिख देंगे 20, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, सी ई और ए बी आपका बराबर था, और ई डी के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, बी सी, है ना, यहाँ से, ठीक। तो अब हम लोग क्या लिख सकते, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बी सी माइनस बी सी इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 20, तो ये आपका बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 बाई √3 माइनस 20 अपन √3 माइनस 1। तो इसको अगर रैशनलाइज करते हैं हम लोग तो क्या मिल जाएगा, 20 √3 प्लस 1 बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया 10, तो आपका क्या हो जाएगा 10, और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 1.732 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2.732, जो कि आपका आ जाएगा 27.32। तो आपको बेस डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर क्या मिल गया, 27.32 मीटर्स। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सेकेंड पार्ट का, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड टावर मिल गया, राइट। अब जब क्लिफ एंड टावर का डिस्टेंस 27.32 मीटर है, यानी कि BC का डिस्टेंस कितना हो गया, 27.32 मीटर्स। तो अगर हम इसको थोड़ा सा वापस जाएं, जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था वैल्यू, तो BC किसके बराबर था, DE के बराबर था, राइट, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल्स टू DE। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE इक्वल्स टू 27.32, है कि नहीं। और हमको पहला पार्ट में क्या चाहिए था, हाइट ऑफ द क्लिफ। हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है हमारा, CD। और अगर थोड़ा सा CD को हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CE प्लस DE, और CE क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 20, और DE अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया 27.32। तो ये क्या हो जाएगा आपका 47.32 मीटर्स, ठीक है। तो हमारा हाइट ऑफ द क्लिफ क्या हो जाएगा 47.32 मीटर्स, और डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड टावर क्या हो जाएगा 27.32 मीटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू करेंगे, उसके डायग्राम्स को पहले प्रिपेयर करेंगे, और फिर देखेंगे किसके संग क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे।